जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लगाए जाने वाले प्रमुख कर। तो दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लगाए जाने वाले प्रमुख करों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं जजिया कर के बारे में। दोस्तों जजिया कर क्या था? दोस्तों जजिया कर एक प्रकार से धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम राज्य में रह रहे गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक, इसके बाद दोस्तों जजिया कर के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद जजिया कर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया, भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने बंद किया, भारत में जजिया कर को पुनः किसने प्रारंभ किया और जजिया कर को अंतिम रूप से किसने बंद किया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों जजिया कर के बारे में बात करें तो दोस्तों यह जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है किसने लगाया था। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और कहाँ पर लगाया था? तो दोस्तों सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमें पता है कि जजिया कर जो है ब्राह्मणों से, अपंग महिलाओं से और सन्यासियों से नहीं लिया जाता था। लेकिन दोस्तों दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान हुआ है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। वह सुल्तान कौन सा है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि लोधी वंश का वह कौन सा शासक है दोस्तों जिसने जजिया कर लगाया। दोस्तों लोधी वंश का शासक है सिकंदर लोधी जिसने जजिया कर को लगाया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मुग़ल काल की। दोस्तों मुग़ल काल में अकबर पहला बादशाह हुआ है जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों अकबर ने 1575 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसने पुनः जजिया कर को बंद किया। दोस्तों इसने पुनः जजिया कर को 1579 से 80 ईस्वी में बंद कर दिया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अकबर ने बंद कर दिया तो दोस्तों इसको पुनः चालू किसने किया मुग़ल काल में? दोस्तों इसको पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में लागू कर दिया था जजिया कर को। ठीक, इसके बाद हम औरंगजेब के बाद बात करें दोस्तों जहांगीर शाह की। तो दोस्तों औरंगजेब ने इसको लागू कर दिया अर्थात फिर से जजिया कर लिया जाने लगा। तो दोस्तों 1712 ईस्वी में मुग़ल शासक जहांगीर शाह ने अपने मंत्री जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पर जजिया कर को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। ठीक, इसके बाद दोस्तों जहांगीर शाह के बाद बात करें दोस्तों हम फर्रुखसियर की। दोस्तों फर्रुखसियर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था। लेकिन दोस्तों 1717 ईस्वी में इसने पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक, तो ये हो गया फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद दोस्तों हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला की। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है 1720 ईस्वी में जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक, तो ये जजिया कर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर सिंध प्रांत के देवल में किसने लगाया था। तो किसने लगाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमें पता है ब्राह्मणों, अपंग महिलाओं और सन्यासियों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन दोस्तों ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला सुल्तान कौन है? तो कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों लिख लेना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। ब्राह्मणों, अपंग महिलाओं, यहाँ पर महिलाओं कर लेना दोस्तों। ब्राह्मणों, अपंग महिलाओं और सन्यासियों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन दोस्तों ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला? तो किसने वसूला दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने वसूला या फिरोज शाह तुगलक ने लिया। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाएगा इससे कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन है जिसने जजिया कर लगाया है? तो कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों लोधी वंश का शासक कौन है जिसने जजिया कर लगाया? तो दोस्तों इसके बाद हम देखें लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने जजिया कर लगाया था। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों अकबर ने जजिया कर को कब बंद किया। तो दोस्तों अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में बंद किया। तो दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन पुनः चालू कर दिया कब दोस्तों? 1575 में। ठीक, तो लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। इसके बाद दोस्तों उसने पुनः बंद किया। तो दोस्तों इसके बाद 1579 से 80 ईस्वी में पुनः इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू कर दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगाया। ठीक, अब दोस्तों औरंगजेब के पश्चात हम बात करें जहांगीर शाह की। तो दोस्तों 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह ने अपने दो मंत्री जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पर जजिया कर को विधिवत रूप में समाप्त कर दिया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों
फर्रुखसियर की। तो दोस्तों जहांगीर शाह के बाद फर्रुखसियर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन दोस्तों 1717 ईस्वी में इसने पुनः क्या कर दिया, जजिया कर को लगा दिया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अंतिम रूप से जजिया कर को किसने बंद किया। तो दोस्तों अंत में 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक, चलिए हो गया दोस्तों दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हमारे जजिया कर की बातें। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि जजिया कर क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे किससे वसूला जाता था। तो दोस्तों इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के बाहर मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं से जजिया कर और कहाँ कहाँ पर लिया गया। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत से बाहर सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया कर लागू किया गया, और किसके द्वारा लागू किया गया। तो दोस्तों सिकंदर शाह के द्वारा लागू किया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जो है सिकंदर शाह के पश्चात उसका पुत्र जैनुल आबदीन शासक बना, जिसने अपने पिता सिकंदर शाह द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखने लायक है कि अकबर के पहले जैनुल आबदीन का नाम आता है कि जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों, जैनुल आबदीन था। यदि दोस्तों दिल्ली सल्तनत से और मुग़ल काल के बारे में पूछा जाए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पूछा जाए तो किसने बंद किया है, अकबर ने बंद किया है। ठीक, लेकिन दोस्तों यदि ऑप्शन में जैनुल आबदीन मिलता है तो अकबर के पहले दोस्तों जैनुल आबदीन ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों, जैनुल आबदीन जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखने लायक है कि जैनुल आबदीन की धार्मिक सहिष्णुता और लोकप्रियता देखते हुए इसे कश्मीर का अकबर माना जाता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इसकी उम्दा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को देखते हुए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाहर के मुसलमान शासकों ने भी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखें तो कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह द्वारा लगाया गया। इसके बाद दोस्तों राजा कौन बना। तो इसके बाद इसके पुत्र जैनुल आबदीन शासक बना, और इसने जो है सिकंदर शाह द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि जैनुल आबदीन जो है जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक, चलिए जब जैनुल आबदीन ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर क्या माना जाएगा दोस्तों, अकबर माना जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गुजरात में जजिया कर सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लगाया गया। दोस्तों गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह के समय लगाया गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि शेरशाह सूरी के समय जजिया कर को क्या संज्ञा दी जाती थी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के समय जजिया कर को जो है नगर कर की संज्ञा दी गई है, दी जाती थी। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों जकात कर की। दोस्तों जकात कर जो है धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है जकात कर के बारे में। तो दोस्तों जकात कर जो है जकात धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों खुम्स कर की। दोस्तों खुम्स एक प्रकार से धन था जो कि लूट में मिला हुआ धन होता था या फिर गड़े हुए खजानों के रूप में मिला हुआ धन होता था। तो दोस्तों इस लूट के धन पर दो लोगों का अधिकार होता था, एक तो सुल्तान का और दूसरा उनके सैनिकों का या फिर खजाने का पता बताने वाले व्यक्ति का। तो दोस्तों इसमें अलग अलग अधिकार होता था, इसका बंटवारा होता था। तो दोस्तों जब सैनिक लूट का धन लाता था या कोई व्यक्ति गड़ा हुआ खजाना बताता था तो उस पर सुल्तान का अधिकार होता था 20% भाग पर, अर्थात 1/5वें भाग पर। ठीक, और दोस्तों शेष 80% भाग होता था, अर्थात 4/5वां भाग होता था, उस पर किसका अधिकार होता था। तो दोस्तों उस पर यदि लूट का माल होता था तो सैनिकों का अधिकार होता था, और यदि गड़ा हुआ खजाना होता था तो दोस्तों उस खजाने का पता बताने वाले व्यक्ति का 80% भाग पर अधिकार होता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि खुम्स जो है एक प्रकार का धन था जो लूटे हुए धन अथवा भूमि में, यहाँ पर दोस्तों गड़े कर लेना, एक ही मतलब गड़े हुए खजानों से प्राप्त एक प्रकार की संपत्ति थी।
ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, खुम्स एक प्रकार का धन था जो लूटे हुए धन अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त एक प्रकार की संपत्ति थी। अब दोस्तों इसके अधिकार की बात करें तो दोस्तों सुल्तान का अधिकार इस पर कितना होता था, तो दोस्तों सुल्तान का इस पर अधिकार 20% पर होता था, अर्थात 1/5वें भाग पर किसका अधिकार था, सुल्तान का। और दोस्तों शेष 80% या 4/5वें भाग पर किसका अधिकार होता था, तो उसके सैनिकों का होता था। अब दोस्तों उसके सैनिकों का कब होता था, तो दोस्तों जब लूट का धन होता था तो उसके सैनिकों का 80% भाग पर अधिकार होता था। और दोस्तों खजाना होता था, तो दोस्तों खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था 80% भाग पर। अब यहाँ पर सैनिकों का अधिकार नहीं होता था, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये लूट का धन नहीं है, ये खजाना है गड़ा हुआ। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि इस अनुपात को उल्टा कर दिया था दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तानों ने। वो कौन कौन है, वो कौन से सुल्तान हैं, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने खुम्स के अनुपात को उल्टा कर दिया था। अर्थात दोस्तों 80% ये अपने पास रखते थे और 20% सैनिकों या खजाने का पता बताने वाले व्यक्ति को देते थे। तो आज दोस्तों वही लिख दिया है हमने कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस खुम्स के अनुपात को उल्टा कर दिया था। और दोस्तों इन्होंने जो है सुल्तान का भाग 4/5वां भाग अर्थात 80% तथा संबंधित व्यक्ति का 1/5वां भाग अर्थात 20% कर दिया था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने गड़े हुए खजाने में अपना कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। ठीक, तो आज दोस्तों यहाँ पर लिख भी दिया है कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों खुम्स। इसके बाद हम बात करें दोस्तों हक ए सर्व कर की। तो दोस्तों हक ए सर्व कर जो था एक प्रकार से सिंचाई कर था। इसको सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो दोस्तों इसको सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हक ए सर्व की। तो दोस्तों हक ए सर्व जो था एक प्रकार का सिंचाई कर था। इसको जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था। अब थोड़ी सी बात दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की भी कर लेते हैं कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक वह शासक है जिसने सर्वाधिक नगर बसाए, इसने लगभग 300 नगर बसाए। फिरोज शाह तुगलक वह शासक है जिसके पास सर्वाधिक दास थे, इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वाधिक बाग लगवाए हैं, इसने लगभग 12,000 बाग लगवाए हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरें भी बनवाई हैं। कितनी बनवाई हैं, तो 5 नहरें बनवाई हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भले ही फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें बनवाई हैं, लेकिन सर्वप्रथम नहर बनाने वाला सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो दोस्तों कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कि सर्वाधिक नगर बसाने वाला सुल्तान कौन था, तो कौन था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक था। सर्वाधिक दास थे किसके पास, फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग कितने, 1,80,000। सर्वाधिक बाग लगवाए किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, कितने, लगभग 12,000। ठीक, सर्वाधिक नहरें बनवाई किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, कितनी, 5। ठीक, तो दोस्तों इसने भले ही 5 नहरें बनवाई हैं, लेकिन भारत में सर्वप्रथम नहर किसने बनवाई है, तो किसने बनवाई है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई है। दोस्तों ये हो गए हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ कर। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।